हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 की पुस्तक हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। इस पुस्तक का नागरिक शास्त्र का जो चैप्टर चल रहा था उसका पार्ट 3 आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके पहले पार्ट 2 हमने देखा था और पार्ट 2 में हमने क्या क्या सीखा उसको एक बार यहाँ पर रिवाइज़ करेंगे हर बार की तरह। तो रिवाइज़ करते हैं, देखते हैं पिछले पार्ट में हमने क्या क्या सीखा। तो पिछले पार्ट में हमने ये जाना था कि हमारी जो सेना का सर्वोच्च सेनापति है वो राष्ट्रपति है, और इसके अतिरिक्त हमने अपनी सेनाओं के बारे में जाना था कि हमारी थल सेना जो है उसकी 5 कमानें हैं। नौ सेना को जल सेना भी कहते हैं, यह 3 कमानों में विभाजित है। और वायु सेना में इस समय 4 कमानें हैं, पश्चिमी वायु कमान, पूर्वी वायु कमान, प्रशिक्षण कमान और रखरखाव कमान। ठीक है, तो ये 4 हमने देखे थे। वायु सेना में 4 हैं, और इसके अतिरिक्त हमने ये देखा था थल सेनाध्यक्ष को जनरल, नौसेनाध्यक्ष को एडमिरल, वायुसेनाध्यक्ष को एयर चीफ मार्शल कहते हैं। और सैन्य संगठन के बारे में हमने जाना था कि ये कैसे कार्य करते हैं और इसके चिन्ह क्या क्या हैं, ये भी हमने देखा था। और इसके अतिरिक्त हमने देखा था कि जो है सीमा सुरक्षा बल क्या है, तटरक्षक संगठन कैसे कार्य करता है, प्रादेशिक सेना क्या है, नेशनल कैडेट कोर क्या है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल क्या है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल क्या है, रैपिड एक्शन फोर्स क्या है और ये कैसे कार्य करते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड क्या है, एनएसजी, इस सब के बारे में हमने देखा था। और भारत की विदेश नीति के बारे में भी हमने जाना था। और हमने ये भी देखा था सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है 7 दिसंबर को मनाया जाता है, और भारत की विदेश नीति, नागरिकों के कर्तव्य, ये सब हमने देखा था। और गुट निरपेक्षता की नीति भी हमने देखी थी। और पंचशील का सिद्धांत हमने देखा था, 1954 में जो है ये इसे बनाया गया था। 5 सिद्धांत जिसे पंचशील के नाम से जाना जाता है, और ये हमारी विदेश नीति के आधार भी हैं। निशस्त्रीकरण की नीति भी हमने देखी, विश्व शांति में भारत का सहयोग कितना और कैसे था, ये भी हमने देखा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है, पाठ का नाम है वैश्विक समुदाय एवं भारत। इस टॉपिक पर है आज का वीडियो। तो देखते हैं, संसार में छोटे बड़े, कम शक्तिशाली और अधिक शक्तिशाली सभी तरह के देश हैं। कुछ देशों का आपसी संबंध मैत्रीपूर्ण रहता है। कभी कभी 2 या कई देशों के बीच मतभेद हो जाता है। यही मतभेद कभी कभी युद्ध का भी रूप ले लेता है। मतभेद के कारण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। कोई देश अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाने की इच्छा से, तो कोई अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए युद्ध करते हैं। विश्व में प्रायः छोटे स्तर पर युद्ध होते रहते हैं, किंतु 20वीं शताब्दी में 2 विश्व युद्ध हुए हैं जिसमें विश्व के कई देशों ने भाग लिया और उसका विश्व के समस्त देशों पर प्रभाव पड़ा। पहला विश्व युद्ध सन 1914 से प्रारंभ हुआ था, जो सन 1918 तक चला। इसमें भाग लेने वाले देश थे एक तरफ ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, टर्की तथा दूसरी तरफ सर्बिया, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस तथा संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये 2 ग्रुप बने थे जो है प्रथम विश्व युद्ध में। आगे बढ़ते हैं। इस विश्व युद्ध में धन जन की अपार हानि होने पर भी केवल 20 वर्ष के बाद ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में भाग लेने वाले देशों में एक ओर इंग्लैंड, फ्रांस और रूस तथा दूसरी ओर जर्मनी, जापान और इटली थे। यह विश्व युद्ध पहले विश्व युद्ध से भी अधिक भयंकर था। अपार धन की हानि के अतिरिक्त 5 करोड़ से अधिक लोग मारे गए और अनेक देश बुरी तरह बर्बाद हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम के हमले से 2 शहर हिरोशिमा एवं नागासाकी नष्ट हो गए। पता कीजिए ये नगर किस देश। तो ये बच्चों से कहा गया है कि बच्चे अपने शिक्षक से पता करें। वैसे तो हम सब जानते ही हैं ये दोनों शहर जो है जापान में हैं, और जब इस पर जो है अमेरिका ने बम गिराया, परमाणु बम, तब जो है एकाएक क्या हुआ कि जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो बंद हो गया। ठीक है, इसको आप आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, या फिर अगर जो है हम इसके लिए एक अलग से वीडियो डाल देंगे, कैसे क्या हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध का जो है वो कैसे शुरू हुआ और कैसे अंत हुआ, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो भी बना देंगे जिसमें आपको पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ। संसार के अनेक देशों की बर्बादी देखकर ये अब जो है बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ कैसे बना और यह कैसे अस्तित्व में आया, इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो संसार के अनेक देशों की बर्बादी देखकर यह अनुभव किया गया कि भविष्य में ऐसे युद्ध ना हो। संसार में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रों ने सैन फ्रांसिस्को नामक नगर में आपस में विचार विमर्श किया और एक संगठन का निर्माण करने का निश्चय किया। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 को। इसका लक्ष्य था आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना। शुरू में इस संघ में केवल 51 राष्ट्र सदस्य थे, जिसमें भारत भी शामिल था। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में 193 सदस्य हैं। ठीक है, दक्षिण सूडान को 193वें देश के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में सम्मिलित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, इस समय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में कुल कितने देश हैं, सदस्य हैं इसके? 193। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या हैं, अब इसके बारे में जानते हैं।
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना संसार में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए की गई, इसलिए उसके घोषणा पत्र में निम्नलिखित उद्देश्य घोषित किए गए हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा है राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। तीसरा है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समस्याओं को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुनिश्चित करना। और अगला पॉइंट है सभी लोगों के मौलिक अधिकारों को मान्यता देना। तो ये है जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का जो घोषणा पत्र है, उसमें ये निम्नलिखित उद्देश्य अपने बताए गए हैं उसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। और अब हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन कौन से हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं। कितने? 6 अंग। कौन कौन से हैं देखते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये न्यास परिषद है। तो अब हम जानेंगे एक एक करके। सबसे पहले जानेंगे महासभा के बारे में, क्या है और ये कैसे कार्य करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक राष्ट्र सदस्य महासभा में अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, किंतु मतदान के समय एक राष्ट्र एक ही मत दे सकता है। महासभा की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होती है। इसका अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? 1 वर्ष के लिए, और इसकी बैठक एक बार वर्ष में अवश्य होती है। ठीक है, और हर सदस्य जो है, हर राष्ट्र जो सदस्य है उसका, वो महासभा में अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि भेज सकता है, परंतु जब मतदान होगा तो एक राष्ट्र एक ही मत दे सकता है। ठीक है, यह भी जाने क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की, इसलिए प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, मानवाधिकारों की घोषणा कब हुई? 10 दिसंबर 1948 को। किसने की? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी महत्वपूर्ण मामले महासभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। महासभा इन पर विचार विमर्श करती है, अपनी सलाह देती है, विश्व में गंभीर समस्याओं पर विचार विमर्श करने के लिए विश्व सम्मेलन बुलाती है और विश्व का ध्यान उन समस्याओं और विशेष वर्गों की ओर दिलाती है जहाँ सुधार की आवश्यकता महसूस होती है। उससे संबंधित जनसभाएं तथा विचार गोष्ठियाँ आदि पूरे वर्ष आयोजित की जाती हैं, जैसे महिला वर्ष, बाल वर्ष, दिव्यांग वर्ष आदि। हमारे देश की श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित महासभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पर इनका चित्र भी दिया गया है। यहाँ पर जो है बताया गया महासभा में 6 भाषाओं में कार्य किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कुल कितनी भाषाओं में कार्य किया जाता है? 6 भाषाओं में। यहाँ पर दिया गया अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश, रूसी, अरबी, फ्रेंच, ये 6 भाषाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। सुरक्षा परिषद के बारे में अब दिया गया है क्या है और इसका कैसे यह कार्य करता है। ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। तो देखते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह परिषद विश्व में शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने का प्रयास करती है। जब भी 2 देशों के बीच कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वह उसे दूर करने का प्रयास करती है। यदि मतभेद युद्ध का रूप ले लेता है तो वह युद्ध को समाप्त करने का उपाय करती है। आवश्यकता अनुसार सेना भी भेजती है। भारत ने अनेक अवसरों पर अपने सैनिक भेजकर संयुक्त राष्ट्र संघ का सहयोग किया है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, इनमें से 5 देश अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं और 5 जो है अस्थायी सदस्य होते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आगे है अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन। इन 5 देशों के पास वीटो पावर भी है। आगे है शेष 10 अस्थायी सदस्य केवल 2 वर्षों के लिए महासभा से चुने जाते हैं। हमारा देश अभी तक सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं है। चर्चा कीजिए कि अस्थायी सदस्य हो जाने पर भारत को क्या लाभ हो सकता है। तो ये कक्षा में चर्चा करने के लिए है बच्चों के साथ, ताकि वो इसके बारे में जो है अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें। यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के बारे में है अगला पॉइंट। और ये जो है ये भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है, जो कि अभी हमने पीछे देखा कि 6 अंग हैं इसके। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय। तो इसमें जो है तीसरे नंबर पर ये भी है आर्थिक एवं न्यास परिषद। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान करना है। ठीक है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का कार्य क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान करना। इसका उद्देश्य यह भी है कि जाति, भाषा या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए, मानवाधिकार के प्रति विश्व का सम्मान हो। ठीक है, और न्यास परिषद का क्या काम है उसको देखते हैं। ये चौथा अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का। विश्व युद्ध के बाद 11 ऐसे राज्य थे जिन पर दूसरे देश का शासन था। इस न्यास परिषद का उद्देश्य ऐसे 11 राज्यों को स्वतंत्र कराने में सहायता देना था, जिसमें वह सफल भी हुआ। ठीक है, तो ये था चौथा अंग। अब 5वां है संयुक्त राष्ट्र संघ का 5वां अंग जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। जिस तरह हमारे देश में
कानून को तोड़ने वालों के लिए न्यायालय की व्यवस्था है, उसी तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों का आपस में मतभेद व विवाद हो जाता है तो उसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाता है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश होते हैं और कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 9 वर्षों के लिए। और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग नामक नगर में स्थित है। नीदरलैंड के हेग में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रख्यात भारतीय न्यायशास्त्री श्री B.N. राव, श्री नगेंद्र सिंह एवं R.S. पाठक रह चुके हैं। वर्तमान में श्री दलबीर भंडारी न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो ये जो है भारतीय थे जिन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ये कुछ नाम थे और वर्तमान में ये दिया गया है दलबीर भंडारी को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने पॉइंट किया है यहाँ पर। देखिए आप ये इसको। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है सचिवालय। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का छठा और अंतिम अंग है। कुल 6 अंग हैं, अभी हमने देखा पीछे। तो इसके बारे में जानते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र का दैनिक कार्य करता है। इसका सर्वोच्च अधिकारी महासचिव कहलाता है। ठीक है, जिसे सुरक्षा परिषद की समिति से महासभा 5 वर्ष के लिए चुनती है। वर्तमान में इसके महासचिव पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरस हैं। ठीक है, तो ये 5 वर्षों के लिए चुनती है। कौन? महासभा। अभी महासभा के बारे में हमने पीछे देखा। इसमें मतदान होता है तो एक जो है राष्ट्र एक ही मत दे सकता है, 5 प्रतिनिधि भेज सकता है और इसकी बैठक वर्ष में 1 बार होती है और अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। अभी हमने पीछे देखा तो वही इसका चुनाव करती है। 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है महासचिव। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट अभिकरण क्या है, देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य सभी सदस्य राष्ट्रों का आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास करना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से विशिष्ट संस्थाएं बनाई गई हैं जो अपने अपने विषय से संबंधित कार्य कर रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, डाक, संचार आदि समस्याओं से संबंधित विशिष्ट एजेंसियां महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। इन विशिष्ट एजेंसियों में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व शांति के लिए उपयुक्त विचार भावना विकसित करना है। यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय समझ बढ़ाने तथा सभी देशों में शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति को समुन्नत करने का कार्य करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इन सब कुछ जो एजेंसियां बनाई गई हैं, संस्थाएं, विशिष्ट एजेंसियां जो संयुक्त राष्ट्र की तरफ से महत्वपूर्ण कार्य करती हैं। तो इन सब के बारे में यहाँ पर दिया गया है, देखते हैं। पहले इसकी उद्देशिका में क्या कहा गया है इसको देखते हैं। यूनेस्को की उद्देशिका में कहा गया है, क्योंकि युद्ध विश्व के मस्तिष्क से प्रारंभ होता है, अतः शांति की रक्षा के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया मनुष्य के मस्तिष्क से ही प्रारंभ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये संगठन है जो काम करते हैं। देखिए आप, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। ये यहाँ पर दिया गया है। कुछ विशिष्ट संस्थाएं हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनिसेफ है, अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष, यूनिफेम है, संयुक्त राष्ट्र महिला विकास कोष, FAO है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य और कृषि संगठन, और ये है इम्पोर्टेंट, ये भी है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो ये सभी पॉइंट है, आप इसे पॉज करके समझ सकते हैं भली भांति तथा इसे नोट भी कर सकते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ से मिला सहयोग। क्या सहयोग मिला, देखते हैं। खाद्य और कृषि संगठन FAO ने भारत के तराई प्रदेश को कृषि योग्य बनाने में सहायता की। राजस्थान के भूमि क्षरण को रोकने का प्रयास कर रहा है ये। और फिर है अगला पॉइंट, यूनेस्को शिक्षा के प्रसार में सहायता कर रही है। विश्व बैंक ने हमारी 5 पंचवर्षीय योजनाओं के लिए ऋण दिए हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क और सार्वजनिक स्वास्थ्य को उन्नत करने में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अत्यधिक कार्य किया है। मलेरिया, पोलियो उन्मूलन विश्व स्वास्थ्य संगठन की देन है। ठीक है, और फिर यूनिसेफ बच्चों और महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के लिए कार्य करती है। और फिर यहाँ एक पॉइंट और भी है, यूनिफेम महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को प्रोत्साहन के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देने का कार्य करती है। फिर आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका क्या थी, इसके बारे में। अभी तो हमने देखा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ से क्या सहयोग मिला। अब हम देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की भूमिका क्या थी। भारत का विश्व शांति की स्थापना में अटूट विश्वास है। भारतीय सेना ने कोरिया, सूडान, मिस्र, कांगो, सोमालिया आदि देशों में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति स्थापित करने की कार्रवाइयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला पॉइंट है, विश्व में
मानवाधिकारों की रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं विकास के कार्यों में भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र को पूरा सहयोग दिया है। यहाँ एक दिया गया है, इसे भी जानिए, बॉक्स में देखते हैं। मानवाधिकार मनुष्य के वे अधिकार हैं जो उनकी स्वतंत्रता की रक्षा तथा सभी व्यक्तियों के बीच समानता सुनिश्चित करने के लिए परम आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ मानवाधिकार के बारे में बताया गया है। आगे है राष्ट्रकुल। क्या है राष्ट्रकुल, देखते हैं। भारत ने प्रायः समस्त देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए हैं। भारत स्वयं राष्ट्रकुल का सदस्य है। राष्ट्रकुल ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त हुए ऐसे देशों का संगठन है जिसके सभी सदस्य स्वतंत्र एवं समान हैं। ठीक है, तो ये राष्ट्रकुल के बारे में बताया गया है। राष्ट्रकुल क्या है? ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त हुए ऐसे देशों का एक संगठन है जिसके जो है वर्तमान में अब सभी सदस्य जो है क्या है, स्वतंत्र हैं और समान हैं। ठीक है, अपनी आपसी समस्याओं के समाधान के लिए एक दूसरे के साथ सहयोग और मित्रता के भाव से काम करते हैं। ये अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा एवं विकास का हमेशा से समर्थक रहा है। इस कारण संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी वैश्विक संस्थाओं के साथ साथ दक्षेस, आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों में भी सक्रिय भागीदार रहा है। ठीक है, आगे है दक्षेस के बारे में। तो इसके बारे में जानते हैं क्या है दक्षेस और कैसे इसका गठन हुआ। यहाँ देखिए दिया गया है दक्षेस के 8 देश कौन कौन से हैं। ठीक है, 1985 में दक्षिण एशिया के 7 देशों ने मिलकर दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस बनाया। ठीक है, तो दक्षेस का पूरा नाम क्या है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका अस्थायी कार्यालय कहाँ है? काठमांडू में, नेपाल में। ठीक है, नवंबर 2005 में अफगानिस्तान दक्षेस में शामिल हुआ। अप्रैल 2007 में इसे पूर्ण सदस्य का दर्जा मिला, जिसे वर्तमान में दक्षेस की सदस्य संख्या कितनी हो गई है? 8। ठीक है, शुरू में 7 थे और अब वर्तमान में 8 देश हो गए हैं। और यहाँ 8 देशों के नाम दिए गए हैं: अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, मालदीव। ठीक है, तो ये 8 देश हो गए और इस चीज़ के बारे में बताया गया है यहाँ पर। और इसका मुख्यालय कहाँ है? कार्यालय इसका काठमांडू में है। इसकी स्थापना का उद्देश्य दक्षिण एशिया के लोगों का कल्याण करना है, जीवन स्तर सुधारना तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक क्षेत्र के विकास में पारस्परिक सहयोग देने के साथ ही आपसी विश्वास, समझ और एक दूसरे की समस्याओं के प्रति सहानुभूति रखना है। ठीक है, अब आगे है, आओ जाने दक्षेस के 8 देशों के ध्वजों को। ठीक है, यहाँ पर जो है 8 देशों के जो है ध्वज को दर्शाया गया है। ये बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। ठीक है, अब है आगे आसियान के बारे में। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है ये आसियान। आसियान की स्थापना 1967 में हुई। ठीक है, आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में। और अभी हमने दक्षेस के बारे में जाना, दक्षेस की स्थापना कब हुई? 1985 में। ठीक है, वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है। ठीक है, वर्तमान में आसियान में कुल कितने सदस्य हैं? 10 और दक्षेस में 8 टोटल। ठीक है, आसियान तेजी से बढ़ता हुआ एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। भारत इस संगठन का औपचारिक सदस्य नहीं है, फिर भी आसियान एवं उसके सदस्य देशों के साथ प्रगाढ़ व्यापारिक, सांस्कृतिक, सामरिक संबंध है। इन संगठनों के माध्यम से सभी राष्ट्र आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक संबंध स्थापित करते हुए विश्व समुदाय के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, तो ये था पार्ट 3 जिसमें हमने काफ़ी कुछ जाना और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट 4 जिसमें हम नागरिक सुरक्षा संगठन के बारे में जानेंगे और इसके बारे में जो है कुछ चीज़ें भी जानेंगे कि कैसे जो है इसका क्या महत्व है और यह कैसे काम करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।